तो अखिलेश यादव का मिशन 2027 जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, 2027 की तैयारी उन्होंने अभी से शुरू कर दी है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। धनंजय जी, किस तरह से आप देखते हैं? इसमें तो कोई शक नहीं है कि समाजवादी पार्टी का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई हो गया है। 37 सीटें जीतना, यूपी में बीजेपी को इतना बड़ा झटका देना, इसकी कल्पना तो आप लोगों ने भी नहीं की थी। नहीं, देखिए, चिंता तो कांग्रेस को होनी चाहिए ना कि अगर वो 300 सीटों का दावा कर रहे हैं तो कांग्रेस को क्या देंगे। कांग्रेस को उन्होंने पिछली बार भी कहा था कि कांग्रेस चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना। कांग्रेस ने उन्होंने चिरकुट कहा था, तमाम चीजें हुई थी। और इंडी गठबंधन की एक बात आप देखें, जैसे चुनाव खत्म हुआ, दिल्ली वाले पद किनारा कर लिए कि भाई अब हम विधानसभा अलग लड़ेंगे। चिंता तो कांग्रेस की बढ़ा दी है। और जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई प्रियंका लड़ जाती तो क्या समीर जी को टिकट देना था, आपने मना किया था देने के लिए कि हमने मना किया था? मालूम है जन्नत की हकीकत, उनको पता है कि क्या होने वाला और क्या स्थिति है। नहीं, चलिए ठीक है, अब उनकी बात तो हमने कर ली। धनंजय जी उनकी बात तो हमने कर ली, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर क्या करिश्मा किया लोकसभा चुनाव में, अब तो उसकी हकीकत भी आपको पता है ना। तो अब उसके आधार पर आप कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं विधानसभा चुनाव में? जनता को जवाब देना चाहिए कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, जो 1-1 लाख रुपया की पर्ची लेकर कांग्रेस कार्यालय और समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर घूम रहे हैं। वो खटाखट वाले पहले खोज रहे हैं कि वो खटाखट वाले जो 1 लाख रुपया बाबा हमको कब देंगे। जवाब पहले उसका देना है। दूसरी बात जो सपा की बात है, 14, 17, 19, 22 4 चुनाव में सपा की हो गई थी सफाई। और आप अगला चुनाव में देख लीजिएगा, जितनी सीटें पिछली बार आई है उतनी भी आ गई तो बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, ठीक बात है कि उनको साधुवाद है, उनको बधाई है कि वो देश की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक दल बने। हाँ। इसके लिए लोग असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है, उनके इसके लिए बिल्कुल तारीफ करते हैं। लेकिन जो जनता के किए गए वादे, भ्रामक प्रचार, और जो भ्रामक प्रचार है, जो गलत वादे हैं, जनता उसका जवाब देगी। और अगले विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हारेंगे वो, जिनके कुछ सीटें मिल गई। और पिछली बार भी तो उन्होंने कहा कि हम लोग वास्तविक बात बोलते हैं, तो 79 का आपने दावा किया था। वास्तविकता के आप कितने करीब रहे? लोकतंत्र है, जमहूरियत है, जनता जो मालिक है। आप 300 पार कहिए, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन आएगा कितना सवाल ये उठता। अगर 30 भी आपको आ गए तो बड़ी बात होगी, क्योंकि जनता आपको पूछेगी कि जो वादे किए तो उसका क्या हुआ। झूठा है तेरा वादा, जो सारे वादे किए गए सारे झूठे निकले। ठीक है विजय राठी जी, आप इससे इस पर जवाब ले लेते हैं। विजय, ठीक है धनंजय जी, आपने तमाम बातें कही। विजय जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने भी बीजेपी से सीख लेते हुए एक टारगेट बेहद हाई सेट कर लिया? 370 पार, 400 पार की बात बीजेपी करती नजर आई, ये वहीं से तो आप सीख नहीं ले रहे? नहीं, देखिए, टारगेट बड़ा सेट करने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी पार्टी है, एक बहुत बड़ा जहाज है। लेकिन जब जहाज में छेद होता है तो वो डूबना शुरू हो जाता है। और उसमें से कूद के बाद आपने इनके प्रवक्ताओं को, मंत्रियों को, इनको देखा है, इनका ये कैसे बोलते हैं? इनकी शक्लें देखी है कैसी हो रही है? ये तमतमाए हुए हैं, तिल मिलाए हुए हैं, जैसे बिल्ली खम्बा नोचती है, कहती है हम ऐसे करेंगे, हम बाउंस बैक करेंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे। और जहां तक झूठ की बात करते हैं तो झूठ की फैक्ट्री है ये, तो इंडस्ट्री चलाते हैं झूठ की इनके बड़े नेता। इन्होंने जिस क्षेत्र में मैं बैठा हूं, इनके तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्री टकरा रहे हैं इस क्षेत्र में। एक प्रेस करता है एक दिन, एक दूसरा करता है एक दिन। इनके तो कुर्ते फटेंगे आपस में अभी, क्योंकि इनका जो गुब्बारा था उसमें सुई चुभ गई, वो फूट गया। अब इन्हें रास्ता नहीं मिल रहा भागने का। और रही बात झूठ की, 2 करोड़ नौकरी हर साल, 20 करोड़ नौकरी कहां है? जनता समझ गई। ये किसानों के हत्यारे, ये बलात्कारियों की पार्टी, ये युवाओं पे लाठी चलाने वाली पार्टी, ये नौकरी ना देने वाली पार्टी, ये अग्निवीर जैसी योजना ला करके लोगों के घर का चिराग बुझाने वाली पार्टी, ये किसानों पे लोगों से चंदा लेकर के कंपनियों से उनको धंधा मुझे लगता है थोड़ा भाषा की मर्यादा का हमें ख्याल रखना चाहिए। विजय राठी साहब, बड़ी अच्छी चर्चा हो रही है, बड़ी अच्छी डिबेट हो रही है। एक सार्थक चर्चा हो तो वो ज्यादा बेहतर होगा। की जबान बोलने वाले, ठीक है, लुच्ची भाषा प्रयोग करने वाले, घटिया गिरे हुए नीच निकृष्ट। नहीं धनंजय जी, ये नहीं ऐसे नहीं अल्फाजों पर काबू रखिए आप भी। अभी बहुत कुछ देखना है तुम्हें धनंजय जी, प्लीज। बीपीआई जो है बहुत कुछ धनंजय जी प्लीज, यहाँ ऊंच नीच का कोई सवाल नहीं है, थोड़ा सा अपनी भाषा पर भी आप काबू रखिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप कोई चुनौती देख रहे हैं क्या? क्योंकि अभी यहां पर जिक्र इस बात का भी हुआ कि भाई एनडीए सरकार बन तो गई है, लेकिन इस बार बीजेपी का पूर्ण बहुमत नहीं है। मंत्रिमंडल गठन से पहले भी तमाम तरह की आशंकाओं का इजहार किया गया ऑपोजिशन की तरफ से, कुछ शिकायतें नजर भी आई। क्या आप इसे एक चुनौती मानते हैं जिसका लाभ आने वाले विधानसभा चुनावों में भी
ऑपोजिशन को मिल सकता है? केंद्र की सरकार के स्तर पर कोई चुनौती नहीं दिखती है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता है कि नरेंद्र मोदी को सरकार चलाने में कोई चुनौती होगी। जब नंबर्स आए थे तो हम सभी लोगों को लग रहा था कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार 16, 12, 28 सांसद एक ठीक ठाक सी संख्या है। और जब कोई भी एक पार्टी एब्सोल्यूट नंबर लेकर आएगी 272 प्लस तो ये होगा। लेकिन जिस तरह से संसद के सेंट्रल हॉल में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे दिखे, जो बोले, उसके बाद जिस तरह से मंत्रिमंडल बना है और शपथ ग्रहण समारोह में मंत्रिमंडल जैसे बना और फिर जिस तरह से पोर्टफोलियो बटा, स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी की ग्रिप पूरी तरह से सरकार पर है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चुनौती दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा और अगर नहीं करेंगे तो इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है। ठीक है।